यह वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 7th पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। स्पेशली इस वीडियो की बात करें अगर तो इसमें मार्क्स के ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं और एजेज के ऊपर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं, वैसे 2-4 क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, यहाँ तक क्या हुआ कि एक क्लास टेस्ट हुआ, शेफाली का मार्क्स 2 सब्जेक्ट का दिया हुआ है, मैथ्स एंड इंग्लिश, और इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम 30 मार्क्स आया हुआ है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स स्कोर करेगी या करेगा, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो मार्क्स आना है उससे 3 मार्क्स लेस अगर आ जाता है, देन द प्रोडक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 210 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, देन आपको फाइंड करना है मार्क्स उसके दोनों सब्जेक्ट में, मैथ्स एंड इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो ये तो सिचुएशन हो गया, इस पर बेस्ड हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हमारा आंसर आ पाएगा। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली का मार्क्स मैथ्स एंड इंग्लिश को मिला करके 30 मार्क्स आया, तो मैथ्स प्लस इंग्लिश का मार्क्स इक्वल्स टू 30 मार्क्स। एंड देन हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मीन्स मैथ्स में जो भी मार्क्स आया होगा अगर उससे 2 मार्क्स ज़्यादा आता, और इंग्लिश में जो भी मार्क्स आया होगा उसमें 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश आता, मीन्स E-3, देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मार्क्स विल बी इक्वल टू 210। देन आपको फाइंड करना है मैथ्स में कितना मार्क्स उसे आया होगा और इंग्लिश में कितना मार्क्स आया होगा। ठीक है, मीन्स इस टाइम 30 मार्क्स जब आया था तभी तो ओरिजिनल नंबर वो बता रहा था कि मार्क्स मैथ्स में इतना, इंग्लिश में इतना, दोनों का सम 30। तो आपको इस समय इस टाइम का मैथ्स एंड इंग्लिश का मार्क्स फाइंड करना है। मैथ्स प्लस इंग्लिश, इन दोनों का मार्क्स 30। तो यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल में होता है, चाहे x में लिखोगे, y में लिखोगे, z में लिखोगे, a में लिखोगे, b में लिखोगे, कुछ भी में लिखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल में लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैथ्स एंड इंग्लिश 2 वेरिएबल, 2 अलग अलग लेटर्स आ रहे हैं, तो हम इनको x या y कुछ भी सपोज कर लेंगे जिससे हमारे पास वेरिएबल एक सिंगल हो जाए। ठीक है, तो मैथ्स के मार्क्स को अगर मैं x सपोज कर लूँ कि मैथ्स में वो x मार्क्स से स्कोर्ड की है, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, x प्लस इंग्लिश का मार्क्स इक्वल्स टू 30। तो इंग्लिश का मार्क्स इक्वल्स टू 30 माइनस x, ये वाला उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो इंग्लिश का मार्क्स 30 माइनस x अगर मैथ्स का मार्क्स x है तो यहाँ से हमारे पास दोनों का मार्क्स निकल गया। स्टार्टिंग में दोनों का मार्क्स का सम अगर 30 है तो मैथ्स में अगर x होगा तो इंग्लिश में 30 माइनस x होगा। ओके, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, देन मार्क्स इन इंग्लिश विल बी equals to 30 minus x, English will be 30 minus x। then next क्या बोला गया है, had she got 2 marks more in mathematics, means according to question जो बोला गया है वैसे हम लोग करेंगे। had she got 2 marks more in mathematics means x मार्क्स आ रहा था, अगर वो 2 मार्क्स मोर मैथमेटिक्स में लाए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, एंड 30 माइनस एक्स पहले इंग्लिश में आ रहा था, 30 माइनस एक्स और उसमें -3 लेस 3 मार्क्स और लाए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 के इक्वल हो जाता है। यही था क्वेश्चन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का x प्लस 2, मैथ्स का मार्क्स +2 इंटू इंग्लिश का मार्क्स 30 माइनस एक्स -3, इन दोनों का प्रोडक्ट 210, यही आएगा इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाने वाला है। तो x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 मीन्स 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। इसे हम लोग x को 27 माइनस x से एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर +2 को 27 माइनस x से इक्वल्स टू 210 आएगा। x को 27 से मल्टीप्लाई करने पर 27x
x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को 27 से मल्टीप्लाई करने पर 54, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 210। यहाँ से सभी को एक साइड अगर हम कर लें माइनस एक्स स्क्वायर, इन सभी को 210 की तरफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में आया हुआ है तो इसे प्लस कर लेना सही रहेगा, तो उसके लिए हमको RHS में भेजना पड़ेगा इसे। तो माइनस एक्स स्क्वायर RHS में जाने पर प्लस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस 2x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो प्लस 25x आएगा, और ये भी RHS में चला जाएगा तो माइनस 25x, और ये प्लस 54 RHS में जाने पर 210 के साथ माइनस 54 हो जाएगा, और इक्वल्स टू इधर क्या बचा 0। तो इस इक्वल्स टू 0 को हम ऐसे करके इधर भी इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। इसके बाद इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 5 5 1, प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो इसे आप अब सॉल्व कर सकते हो विद द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला वाले मेथड से, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फार्मूले से। दोनों में कोई भी मेथड लगा करके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड से सॉल्व कर देता हूँ इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए बी एंड सी का वैल्यू आपको दिख रहा होगा। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट माइनस 25 एंड सी का वैल्यू 156। और उसके बाद फाइंड करते हैं कैपिटल डी। तो कैपिटल डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर तो माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 625 माइनस 624 हो गया ये, 156 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 1। तो डी का वैल्यू आ गया 1। तो ये ग्रेटर देन 0 डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आया है, इसीलिए इसके दो एक्स के डिफरेंट रूट्स निकलेंगे, डी ग्रेटर देन 0। और वो उसे फाइंड करने का क्या तरीका है, पहले तो यहाँ पर डी निकालने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ डी भी लिख लेना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ये कर लेने के बाद x के दो वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। एक x का वैल्यू यहाँ से आएगा, एक x का वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इन दोनों से x का वैल्यू हम लोग अब फाइंड करने वाले हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी, b का वैल्यू माइनस 25 है तो माइनस इंटू माइनस 25 मीन्स प्लस 25 प्लस रूट डी का वैल्यू 1 अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई a, तो a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2। दूसरा x का वैल्यू माइनस इंटू माइनस 25 फिर से प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस रूट डी का वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1 2। 25 प्लस 1 मीन्स 26 अपॉन 2, और ये कैंसिल होकर के 13 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 25 माइनस 1 मीन्स 24 अपॉन 2, और ये कैंसिल होकर के 12 हो जाएगा। तो x के दो वैल्यूज आ गए, यहाँ से x के दो वैल्यूज आ चुके हैं। तो एक तो वैल्यू है 13 और एक वैल्यू है 12, x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 12। अगर यहाँ पर एक वैल्यू माइनस में आता और एक वैल्यू प्लस में आता तब तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते थे कि x का कौन सा वैल्यू हमारा आंसर होगा, लेकिन इस केस में x का एक वैल्यू 13 आया, एक x का वैल्यू 12 आया, तो आंसर तो दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों मार्क्स प्लस में ही है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, इफ़ x इक्वल्स टू 13 देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू 13 हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स इन मैथमेटिक्स को हमने x सपोज किया था, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू 13 एंड मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। जब x मार्क्स इन मैथमेटिक्स होगा तो इंग्लिश का मार्क्स 30 माइनस एक्स मीन्स 30 माइनस 13 इक्वल्स टू 17। तो एक तो x के इस वैल्यू के लिए 13 वाले वैल्यू के लिए मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज दिस एंड दिस, एंड अगेन इफ x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 भी तो पॉसिबिलिटी है,
तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू 12, देन मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस 12 मीन्स 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आंसर 13 एंड 17 और दूसरा आंसर 12 एंड 18। ये दो केस हो जाएंगे आंसर के अंदर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये आपके NCERT का ही क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझना जरूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का, जो कि बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम होगा। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, पहले तो रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई एक नंबर 3 है तो उसका रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अगर कोई नंबर 2/5 है तो उसका रेसिप्रोकल मीन्स 5/2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो चलिए ये हो गया। तो रेसिप्रोकल्स का एज का सम दिया हुआ है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेज इन ईयर्स। किसका सम? रेसिप्रोकल का सम। और रेसिप्रोकल का सम कौन सा रेसिप्रोकल? 3 years एगो का एज और 5 years फ्रॉम नाउ का एज, इन दोनों का सम 1/3 है मीन्स। और फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? लेट द प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज अगर हमें मालूम रहेगा तभी तो हम उसे उसके 3 years पहले का एज एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद का एज फाइंड कर सकते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी x years, देन द एज 3 years एगो इक्वल्स टू क्या, और देन द एज 5 years फ्रॉम नाउ इक्वल्स टू क्या। दोनों क्या होगा? अभी का एज अगर x ईयर है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स, तो अभी से 3 साल पहले कितने ईयर्स का रहा होगा रहमान? x-3। और अभी से 5 साल फ्रॉम नाउ कितने एज का होगा रहमान? अभी अगर x है तो अभी से 5 साल बाद x+5, अभी 10 है तो अभी से 10+5 आगे 5 साल बाद मीन्स 15, तो वैसे ही x+5। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एजेज मीन्स इस टाइम जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल और इस टाइम जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल, दोनों का सम 1/3 है मीन्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3। इन दोनों का सम इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लेंगे इसको। तो x-3 और x+5 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x-3 इंटू x+5। x-3 में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये एलसीएम जो आया है वो आएगा x+5 से मल्टीप्लाई करने पर, इसीलिए 1 में x+5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और x+5 में x-3 मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा टर्म आएगा, इसीलिए 1 में x-3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से न्यूमरेटर में x 2x प्लस 5-3 2, तो 2x प्लस 5-3 2, तो हमारा अगला स्टेप है 2x प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू ये 1 इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x-3 इंटू x प्लस 5, तो 2x 3 जा 6x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x मीन्स x², x मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5x, -3 मल्टीप्लाई x मीन्स -3x, -3 मल्टीप्लाई 5 मीन्स -15, सॉरी -15, -3 मल्टीप्लाई प्लस 5 मीन्स -15। अब यहाँ से सभी को एक साइड ले आते हैं, 6x प्लस 6 को भी उधर ले जाएंगे तो x² प्लस 5x माइनस 3x ये 2x हो जाएगा, -15 -6x -6 इक्वल्स टू 0। इधर का पूरा पार्ट उधर जा चुका है तो 0 हो गया, इसलिए इक्वल्स टू 0। x² प्लस 2x माइनस 6x मीन्स -4x, तो x² माइनस 4x -15 माइनस 6 मीन्स -21 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आने वाला है प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स, x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। -21 और x² का कोफिशिएंट 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -21 आता है। अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स को खोजने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -21 ही हो और प्लस और माइनस करने से -4 आए।
तो 7 3 जा 21 आपको पता है होता है। अब 7 और इंटू -3 करने से भी -21 होता है, और -7 इंटू 3 करने से भी -21 होता है। तो इसमें हम इस वाले दोनों नंबर को लेंगे -4 लाने के लिए, क्योंकि -7 + 3 कर देने से -4 हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही सा काम है। x² - 7x + 3x -21 = 0। पहले दूसरे टर्म में x कॉमन, तो x × x - 7 प्लस दूसरे तीसरे चौथे टर्म में 3 कॉमन, तो 3 × x - 7 = 0। अब पहले दूसरे टर्म में x - 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो कॉमन है, तो x यहाँ बचेगा पहले टर्म में, और दूसरे टर्म में +3 = 0। इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट = 0 आया हुआ है। इसका मतलब या तो x - 7 = 0 होगा और x + 3 = 0 होगा, या दोनों = 0 होगा, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो x - 7 = 0 हुआ तो x = +7, और x + 3 = 0 हुआ तो x = -3। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना था हमें x ईयर्स फाइंड करना था, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ आया हुआ है x = एक तो -3 एंड एक +7, मीन्स x = 7 इज आवर आंसर, बिकॉज एज ऑफ अ पर्सन कांट बी नेगेटिव, एज किसी भी पर्सन का नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, इसलिए x = 7, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी 7 ईयर्स। यह हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये रफ वर्क था। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिचुएशनल एज पर बेस्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ द एजेज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। सन एंड फादर, इन दोनों के एज का सम 45 ईयर्स गिवन है। ठीक है, 5 years ago the product of their ages in years was 124, मीन्स 5 साल पहले सन का भी एज 5 साल अभी से कम होगा, और उसके फादर का भी एज अभी से 5 साल कम होगा, और दोनों का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 124, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 124 होगा अभी से 5 years लेट एगो। तो एक तो कंडीशन हमारे पास ये है, और दूसरा कंडीशन ये है 5 साल पहले का प्रोडक्ट ऑफ एज से। तो सन का एज अगर हम अभी x सपोज कर लेते हैं, तो फादर का एज कितना होगा, x + फादर्स एज = 45, मीन्स फादर का एज 45 - x बोल सकते हैं। ठीक है, तो सन का एज अभी से 5 साल पहले s - 5, मीन्स सन का एज अगर x - 5 है, तो उसके फादर का एज अभी तो 45 - x है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये भी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अभी से 5 साल पहले ये प्रेजेंट एज, दिस इज सन्स एज एंड दिस इज फादर्स एज, मीन्स 45 - x - 5, तो ये क्या हो गया 40 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट = 124। ठीक है, ये तो रफ वर्क था। अब हमें फाइंड करना है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ सन be x years, then present age of fathers be 45 - x years, because दोनों का सम प्रेजेंट में 45 ईयर्स, दोनों के एजेज का सम फादर एंड सन, दोनों के एज का सम 45 ईयर्स गिवन है। तो दोनों के एज का सम 45 ईयर तभी होगा जब हम एक को x मानेंगे तो दूसरा 45 - x, तभी x + 45 - x, इन दोनों को सम करने से x और -x कैंसिल हो गया, तो दोनों का सम 45 हो गया, इसीलिए हम लोग ऐसा सपोज कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago इसका एज, सन का एज क्या हो जाएगा x - 5, एंड फादर का एज 45 - x में से -5 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 124 = 124। यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, x - 5 × 45 - 5 मीन्स 40 - x = 124, x 40 से मल्टीप्लाई होकर के 40x, x फिर -x से मल्टीप्लाई होकर के -x², -5 40 से मल्टीप्लाई होकर के -200, -5 - x से मल्टीप्लाई होकर के +5x = 124। इन सभी टर्म्स को उस साइड भेज देते हैं, क्योंकि -x² के साथ में माइनस आया हुआ है।
तो इसीलिए एक्स स्क्वायर उधर जा करके प्लस में हो गया प्लस 5x और ये 40x, दोनों इधर तो प्लस होने पर 45x, तो RHS में जाने पर माइनस 45x, ये माइनस 200 उधर जा करके 124 के साथ प्लस 200 हो जाएगा और इक्वल्स टू इधर कुछ भी नहीं बचा LHS में तो 0। तो इस इक्वल्स टू 0 वाले को मैं उस साइड भी इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ RHS में भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन x ईयर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मेथड लगाने से थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि 45 का स्क्वायर है, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 324 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। अब 324 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 324 हो, लेकिन प्लस और माइनस करने से माइनस 45 आना चाहिए। ठीक है, तो 324 को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। 2 162, 2 8 जा 1 9 9 जा 81, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, और भी इस 9 को भी 3 3 जा 9 करके ब्रेक कर सकते थे। अब 45 लाना है हमें, तो इससे तो दो नंबर निकाल लेना है कैसे करके भी। तो यहाँ पर इन दो तीनों नंबर से 9 4 जा 36, देखिए ये तीनों नंबर से 9 4 जा 36 बन रहा है और ये दोनों से 9 बन रहा है। तो 36 इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट तो 324 होगा ही, ये चेक करने का जरूरत नहीं क्योंकि इसी को फैक्टराइज करके मैंने इन सभी नंबर्स को लाया। तो 36 और 9 का प्रोडक्ट 324 होना ही है और 36 और 9 इन दोनों को ऐड करने से देखिए 45 भी आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए -45। तो 324 तो 36 इंटू 9 करें तब भी आ जाएगा, या फिर -36 इंटू -9 करें तब भी आ जाएगा। और तो हम लोग इस वाले को चूज करेंगे इन दोनों नंबर्स को इसको लाने के लिए, क्योंकि -36 और -9 इन दोनों का सम -45 भी होता है और हमें क्या चाहिए -45 को ही ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। पहले दूसरे टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स x सिर्फ कॉमन है तो x -36। तीसरे चौथे टर्म में इस प्लस का मतलब माइनस इंटू माइनस आप समझते होंगे, तो इस टर्म में माइनस दिख रहा है, इस टर्म में के आगे भी 2 माइनस दिख रहा है। प्लस का मतलब 2 बार माइनस, तो 2 बार माइनस है यहाँ पर, तो एक बार माइनस दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। और 324 कैसे आया था, 324 36 इंटू 9 से ही तो आया था, तो यहाँ भी 9 है एक और यहाँ भी एक 9 है, तो 9 भी कॉमन। तो यहाँ सिर्फ बचा x और यहाँ पर 2 माइनस था, एक माइनस मैंने 9 के साथ कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 36 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट करने के बाद यहाँ और यहाँ दोनों सेम नंबर आना जरूरी है, सेम एक्सप्रेशन आना जरूरी है। तो x -36 इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म में x -36 मल्टीप्लाई है मीन्स कॉमन, तो x -9 इस टर्म में x बचा x -36 के बाद और इस टर्म में -9 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x -36 इक्वल्स टू 0 और x -9 इक्वल्स टू 0। x -36 इक्वल्स टू 0 हुआ तो x इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, x -9 इक्वल्स टू 0 हुआ तो x इक्वल्स टू +9 हो जाएगा। तो हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए और दोनों पॉजिटिव है, तो अब हम क्या करें, किसे हम अपना आंसर बनाएं, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है, 36 और 9 ये दो आंसर आए हैं x के, तो 36 और 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्यों क्या होगा और क्यों होगा सो देखना। अगर x का वैल्यू 36 आया मीन्स सन 36 ईयर्स का होगा और उसका फादर 45 - 36 मीन्स 9 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, सन का एज ज़्यादा और फादर का एज कम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस, ये केस था जब इफ़ x इक्वल्स टू 36। दूसरा केस इफ़ x इक्वल्स टू 9। दूसरा केस x का वैल्यू 9 लेकर के देख लेते हैं। तो अगर x इक्वल्स टू 9 है तो सन का एज को ही तो x ईयर सपोज किए थे, तो सन का एज 9 ईयर एंड फादर का एज
45 माइनस एक्स मीन्स 45 माइनस 9 36 ईयर। तो ये केस पॉसिबल है क्योंकि सन का एज कम आया हुआ है और फादर का एज ज़्यादा, मीन्स 9 एंड 36 ईयर्स सन एंड फादर्स का एज हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लेना है दोनों केस के लिए, इफ़ x इक्वल्स टू 9 या f इक्वल्स टू 36 देन 45 माइनस x इक्वल्स टू 45 माइनस 36 मीन्स इक्वल्स टू 9। दूसरा केस, इफ़ x इक्वल्स टू 9 देन 45 minus x equals to 45 minus 9 means 36. This is son's age, this is father's age. इस केस में भी this is son's age, this is father's age. तो दोनों केस में यहाँ पर sons का age greater than father's age, इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। However, son's age can't be greater than his father's. So the age of fathers and sons are 36 years and 9 years respectively. Respectively लगा देने का मतलब क्या हुआ कि फादर एज मैंने पहले लिखा है तो फादर का एज 36, सन का एज बाद में लिखा है तो सन का एज 9 ईयर्स। बस यही है इसका मतलब। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे होगे, ये सब मेथड नहीं समझ पा रहे होगे अगर कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो फिर आप इसके पिछले 5 पार्ट्स में पार्ट 1 to 5 जा कर के देख सकते हो। उसमें सभी तीनों मेथड्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों मेथड्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्स का कैसे कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है, उन सभी मेथड्स को मैंने उन सभी पार्ट्स में समझाया था अच्छे तरीके से। थैंक यू।